ये सारा कुछ जैसे अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमारे पास सिंपल सी बात थी कि यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू गिवन था। लेकिन अगर लेट सपोज हमारे पास रेवेन्यू गिवन ना हो, हमें पता ना चलता हो, मिसाल के तौर पर अब इनिशियली मुझे कोई बंदा कहे जी घर ज़रा तैयार कर दें, एक घर बना दें, मैं कहता हूँ जी ठीक है। अब मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने अपने कस्टमर से पहले पैसे नहीं लिए, बल्कि मैं उसके लिए घर तैयार कर रहा हूँ। अब मैंने घर तैयार करना शुरू कर दिया। कितने फ्लोर बनाने हैं जी? 5 फ्लोर इसके बनाने हैं घर के। मैंने पहला फ्लोर बनाया, मैंने कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि मेरा अभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुआ ही नहीं है। मैंने घर बनाया, कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में क्या मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना रेवेन्यू बचेगा, इसमें से कितना पैसे मुझे यहाँ से मिलने वाले हैं? नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा? लेकिन रिपोर्टिंग पीरियड के आने पे मुझे बताना भी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो मैं फिर क्या करता हूँ? फिर मैं देखूंगा कि पूरे साल में मैंने कितना काम किया, कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, अब इसका रेवेन्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पूरे साल में मैंने कितना पैसा इनपुट किया, मैंने कितना पैसा लगा चुका हूँ मैं। अब जितना पैसा लगाया कम से कम वो पैसा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा ना। ठीक है, जितना पैसा मैंने लगाया है वो तो मुझे कम से कम मिलना ही मिलना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं उतनी अमाउंट को क्या कर लूँगा, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँगा कि कंप्लीशन ऑफ वर्क। सर मैंने साल के बाद 5 मंजिला बिल्डिंग मैंने बनानी थी, 1 मंजिल मैंने बना दी, 1 मंजिल को बनाने में मेरा तकरीबन की 20 लाख रुपए लग गए, तो मैं रेवेन्यू को क्या कर लूँगा, 20 लाख रुपए के तौर पर रिकॉर्ड कर लूँगा। अगर बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि जब मैं हर बिल्डिंग का एक अपना उसके अंदर मटीरियल डिफरेंट जो है वो, उसके ऊपर जो है वो काम, उसके ऊपर जो भी काम शाम जो करना है वो टोटली डिफरेंट हो सकता है ना। ठीक है, तो 5 मंजिला बिल्डिंग को बनाने के लिए अब मुझे देखना ये पड़ेगा, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है रेवेन्यू को चेक करने का। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि अभी भी रिसेंटली मैंने एक बिल्डिंग बनाई थी 5 मरला, मुझे वहाँ से जितना रेवेन्यू मिलेगा उस हिसाब से मैं उसको रिकॉर्ड करूँ तो वो कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई सोर्स नहीं है रेवेन्यू को चेक करने का, तो फिर मैं किसकी तरफ जाऊँगा, कॉस्ट की तरफ जाऊँगा। तो 2 मेरे पास मेथड है। कौन कौन से मेथड जनाब? एक तो है आउटपुट मेथड, ठीक है जी, और एक है मेरे पास इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड क्या है जनाब, कि जितना मैं काम कर चुका हूँ, जितना मैंने देख चुका हूँ, जितने यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ, मार्केट में ले जाऊँ, उनकी वैल्यू लगवा लूँ, उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है, जैसे कि आपने कहा मुझे भी। ठीक है, अब अगर दूसरा मेरे पास है जनाब इनपुट मेथड, कि अब मैं उस यूनिट को उठा के मार्केट में नहीं लेके जा सकता, मार्केट में उसके किसी को प्राइस का नहीं पता, मुझे रेवेन्यू का नहीं आइडिया हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, जितनी लेबर लगा चुका हूँ, जितना मटेरियल लगा चुका हूँ, जितनी अपनी कॉस्ट लगा चुका हूँ, उस कॉस्ट को मैं क्या कर लूँगा, अपने रेवेन्यू कंसिडर कर लूँगा। और नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट के इनिशियल स्टेज भी होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल स्टेज पे पहुँचता है तब तक रेवेन्यू का आपको पता चल चुका होता है। नहीं, इनिशियली मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा, इनिशियली मैं बात कर रहा हूँ। नहीं देखो, रेवेन्यू का मतलब क्या है, जितने उसको पैसे मिलेंगे, ऐसे ही है। इनिशियली मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरा रेवेन्यू मुझे कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, या इस इतने से काम करने का कितना रेवेन्यू हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनिशियली इसको रिकॉर्ड कर लूँगा अपनी कॉस्ट पे। ठीक है, अब जब आगे चलकर इंक्रीज करेगा मेरा रेवेन्यू, तो फिर मैं रेवेन्यू को बढ़ा दूंगा। लेट सपोज मेरा खर्चा हुआ 20 लाख रुपए का, मैंने 20 लाख रुपए की रिकॉर्डिंग कर ली इनिशियली। मेरी साल के बाद मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई, पता चला जनाब बिल्डिंग के 5 थे और वो तकरीबन कोई 25 लाख रुपए के हिसाब से एक फ्लोर बना था, रेवेन्यू मुझे मिला था। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाकी फ्लोर्स को चार्ज कर दूंगा, 5 के 5 फ्लोर्स को मैं उसकी पूरी की पूरी कीमत पे 20 लाख रुपए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो उसको रेवेन्यू को कंसिडर कर लूँगा। ओके, रेवेन्यू में कमी नहीं आएगी। अच्छा जी, तो इसका ज़रा पेज नंबर 190 ज़रा एक दफ़ा निकालिए, उसमें एक एग्जाम्पल नंबर 28 लिखी है जी। ये IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 18 के साथ मंसूब है। इसका मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि जनाब आपने चेक करना है कि क्या इसमें ओवर द टाइम रिकॉर्डिंग होगी या इसमें एट द टाइम रिकॉर्डिंग होगी। कहते जी, एन एंटिटी, एन ओनर एंड मैनेजर ऑफ हेल्थ क्लब्स enters into a contract with a customer for 1 year of access of any of its health clubs.
द कस्टमर हैज़ अनलिमिटेड यूज़ ऑफ द हेल्थ क्लब्स एंड प्रोमिसेस टू पे ₹15,000 पर मंथ, एनुअल 180,000। जी बेटा, समझ आई बात की। हेल्थ क्लब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जनाब वो किसी भी हेल्थ क्लब, वो उसकी कोई किसी भी ब्रांच में जाके क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, जो भी हेल्थ क्लब के वर्क्स होते हैं उनको एंजॉय कर सकता है, ठीक है। और वो अनलिमिटेड उसके पास एक्सेस है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मंथली 15,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अच्छा, अब देखो, अब ये मंथली बाइफरकेट कर दिया गया। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये एट द टाइम आएगा या ओवर द टाइम आएगा। हाँ जी, ओवर द टाइम आएगा। नंबर 1, इसके जनाब जो बेनिफिट हमें कस्टमर को साइमल्टेनियसली बेनिफिट इसका मिल रहा है। हमने क्या कहा था, वो मिट ही गया। साइमल्टेनियसली बेनिफिट मिले कस्टमर को कि जैसे ही जनाब परफॉर्मेंस हो उसी तरह उसी टाइम पे कस्टमर को क्या मिलना शुरू हो जाए, बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही हेल्थ क्लब में जाके आप एक्सरसाइज करेंगे, स्विमिंग पूल में जाके आप स्विमिंग करेंगे, आपको जनाब बेनिफिट मिल जाएगा। उधर से उनकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो रही होगी, इधर से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, ठीक है जी। और ये एट द स्पॉट नहीं होगा, ये ओवर द टाइम पूरे साल थ्रू आउट द ईयर क्या होता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो सिंपली इसका मतलब क्या बनेगा, आपने इसको रिकॉर्डिंग करनी है कब, ओवर द टाइम। और इसकी रिकॉर्डिंग, इसका रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, कंप्लीशन ऑफ वर्क के हिसाब से। कंप्लीशन ऑफ वर्क कैसे देखेंगे जनाब। अब ऐसे तो नहीं है कि आपने कहा कि जी मैंने आज 3 घंटे नहाया हूँ और मज़ा आ गया, दैट्स इट, 3 घंटे का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ऐसे नहीं है। कंप्लीशन ऑफ वर्क देखेंगे कि उसकी नेचर कैसी है, क्या ये साल के बाद हम रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि हर महीने। तो उसने कहा जी हर महीने आप 15-15 हज़ार रुपये पे कर सकते हैं, तो हर महीने क्या कर लो, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते जाओ 15-15 हज़ार के साथ। ओके, देखिएगा क्या कह रहा है जी, रिक्वायरमेंट हाउ द रेवेन्यू रिलेटेड टू दिस सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अब ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो यहाँ पे मसला ही नहीं है। अगर एक से ज़्यादा होता है तो फिर मुझे ये एलोकेटेड प्राइस की तरफ मूव ऑन करना पड़ना था, देखना पड़ना था कि डिफरेंस तो नहीं है कोई। एनीवेज देखिए जी, कहता है द कस्टमर साइमल्टेनियसली receives and consumes the benefit of the entity's performance as it performs by making the health clubs available. Consequently, the entity's performance obligation is satisfied over the time. Got it? एक बात आपने ये बतानी है कि ये over the time है। दूसरा, the customer benefit from the entity's service of making the health clubs available evenly throughout the year. This is a customer benefit। ये MF फजूल में लाइन लिखी है, नीचे आ जाइए। Consequently, the best measure of progress towards completion satisfaction of the performance obligation over the time is a time-based measure, and it recognizes revenue on the straight line basis throughout a year at 15,000 per month। आप इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, जिसका मतलब सिंपली क्या है, हर महीने इसका 15-15 हज़ार रुपये रेवेन्यू अपना रिकॉर्ड करते रहोगे। गॉट इट? यहाँ तक मसले मिसाल बेटा। अच्छा जी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट द टाइम। अगर हम एट द टाइम की बात करेंगे तो कब होगा, वो जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट में एंटिटी को क्या मिल चुका है, एसेट मिल चुका है। एंटिटी को जनाब एंटिटी ने एसेट ट्रांसफ़र कर दिया है, कस्टमर को जनाब एसेट उसके कंट्रोल में आ चुका है, कस्टमर के पास सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब एंटिटी ने किसी किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो बाकी नहीं देनी, ठीक है जी। ये और कस्टमर ने उस एसेट को एक्सेप्ट कर लिया है जी। सर पिछले एग्जांपल में अगर वो ये पर मंथ वाली कैलकुलेशन ना करते तो सिर्फ बताते कि उसको एक साल बाद जो है वाली क्या है 1,80,000 देना पड़ेगा, तो फिर उसको हम लोग साल के बाद ही रिकॉर्ड करें? नहीं, उसके बाद फिर हम उसको क्योंकि मंथ में हमने डिवाइड किया था, हमारा रिपोर्टिंग पीरियड पूरे साल के लिए नहीं था, 2 मंथ के लिए हम उस पर्क को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि पूरे साल के बाद लेट्स सपोज अगर आपको इतने पैसे देने पड़ रहे थे, ठीक है, आप यही बात कर रहे हो ना, हेल्थ क्लब की बात कर रहे हो कि पूरे साल के बाद। हाँ जी, फिर इसका क्योंकि पूरे साल के बाद था तो फिर हमने फिर भी इसका टाइमली बेस पे ही आना था। आपने फिर भी जितना भी पूरे साल में आपको 1,80,000 मिलना था, आपने इसको 12 पे डिवाइड कर लेना था सिंपली, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप इसका जो रेवेन्यू रिकॉर्डिंग करते हैं, आप इसको उस हिसाब से देखते हैं कि कितना कितना बेनिफिट आपको मिल चुका है जी बेटा। ऑल ओके? तो एट द पॉइंट मेन मसला सिर्फ ओवर द टाइम का होता है, एट द पॉइंट तो उसी टाइम आप इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह कल इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसके जो अदर आस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे और इनकी कुछ 1-2 एग्जांपल्स करेंगे, कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल करेंगे और उसके बाद इसकी जान इससे छुड़वा लेंगे हम। ओके, फिर नया बड़ा स्टैंडर्ड और मज़े का स्टैंडर्ड जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम लोग। या तो वो
कंसोलिडेशन होगा या फिर वो आपके पास डेफर टैक्स होगा, IS 12 होगा। ठीक है, डेफर टैक्स ही करेंगे पहले। चलें जी, एनी क्वेश्चन बेटा?